हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटम क्लासेज। दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस की ये सेकंड क्लास है। आपके सामने महत्वपूर्ण निचोड़ है, नोट्स के रूप में है, सभी एग्जामों के लिए भी देख सकते हो इसको। तो देर ना करते हुए अब इसे समझने की कोशिश करो मेरे साथ। तो देखो, पहले नोट्स स्टार्टिंग करते हैं, पॉलिटी से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये पॉलिटी का। देखो, इसमें संविधान के भाग लिखे हुए हैं एक साइड में, और एक साइड में ये लिखा हुआ है उन भागों में क्या प्रावधान दिया हुआ है। तो देखो, इसमें पहले भाग 11 लिखा हुआ है। तो देखो, भाग 11 में इसमें लिखा हुआ है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में लिखा हुआ है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। देखो, 11 और 12 जो राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध दिए हुए हैं तीन प्रकार के, जैसे विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। तो ये भाग 11 और 12 में प्रावधान है। 11 और 12 भाग 11 में तो दिए हुए हैं विधायी और प्रशासनिक संबंध। देखो, भाग 11 के बारे में बात करें, आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक ये प्रावधान है, यानी विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध। लेकिन भाग 12 में जो दिए हुए हैं वो वित्तीय संबंध दिए हुए हैं, आर्टिकल 264 से लेकर के 301 तक। ठीक है, याद रखना इन सभी को। और देखो, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये प्रावधान दिया हुआ है भाग 13 में। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं दी हुई हैं वो लिखा हुआ है भाग 14 में। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 20 में इसमें देखो, संविधान संशोधन आर्टिकल 368, और ये लिया कहाँ से गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे देखो, अब ये देखो, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अभी देखो, संवैधानिक प्रावधान फिर से, और ये इसमें ये दिया हुआ है कि कहाँ से, किस संविधान से स्रोत हैं उसमें। देखो, राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संसदीय विधायी प्रक्रिया, ये ब्रिटेन के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कोई बता सकता है कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, आर्टिकल कौन सा है, किस में किया हुआ है प्रावधान जो है संयुक्त बैठक का? अब ये देखो, अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब का है? 1980 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब ये देखो, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, जो इस प्रकार दिए हुए हैं आपके सामने। देखो, खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। देखो, पहला पोषण स्तर होता है इसमें, पोषण स्तर फर्स्ट, इसमें स्वपोषित जीव आते हैं, यानी स्वपोषित का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। सेकंड है इसमें पोषण स्तर सेकंड, इनमें इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। पोषण स्तर सेकंड थर्ड, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं ये। और पोषण स्तर 4 जो होता है, इसमें सर्वाहारी या इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये देखो, ये तो हो गया, एक सेकंड। ये देखो, एक साइड में राज्य और एक साइड में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी उन राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। देखो, उत्तराखंड में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है 3 सीटों का, यानी 3 सीटें हैं उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें, झारखंड में 6 सीटें, और तेलंगाना में है 7 सीटें। ठीक है, याद रखना। अभी देखो, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, एक सेकंड इसे मिटा दो। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वासों का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो सबसे अधिक जैव विविधता का ह्रास होता है वो होता है प्राकृतिक वासों का विनाश करने से। ठीक है, अब ये साइंस का देखो कि वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड संलग्न वंशानुगत रोग है, और यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से तो रोग जो होता है वो इसको कहते हैं रिकेट्स, यानी इसे सूखा रोग भी कह सकते हो।
तथा ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है विटामिन डी की कमी से। देखो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी को नियासिन या विटामिन पीपी कहते हैं, ठीक है। और विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। और देखो इसकी कमी से पेलाग्रा अर्थात चर्मग्रहा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, पेलाग्रा अर्थात चर्मग्रहा रोग होता है। फोलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, या इसे एनीमिया कह सकते हो। इसमें रक्त की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी से होता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 जो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के खंड घ में प्रावधान है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन है। यानी 39 जो आर्टिकल है उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में प्रावधान है, और यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में ही संसद द्वारा वर्ष 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। तो देखो एक चीज़ ये मिली आपको, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब का है, 1976 का। अब ये देखो कुछ फेमस पुस्तकें हैं 2023 की, वो देख लो, और उनके लेखकों के नाम। जैसे फायर ऑन द गैंग्स, ये किसकी है, राधिका आयंगर की है। फायर ऑन द गैंग्स। ये देखो नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, ये नीरजा चौधरी की है। अब ये देखो द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन, ये अशोक टंडन की है। द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन, ये अशोक टंडन ने लिखी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का, या इसे कह सकते हो भाग 4A में अनुच्छेद 51 का यानी 51A के तहत नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 11वां जो मूल कर्तव्य है ना, वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा गया था। और इसमें ये आर्टिकल यानी भाग, इसमें अनुच्छेद है आर्टिकल 51 का या 51A के में ये प्रावधान किया गया इसके बारे में। ये जो मूल कर्तव्य है 11वां, कि इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अभी देखो एक साइड में उत्पादक लिखे हुए हैं और एक साइड में स्रोतों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे अफीम है, अफीम ये फल से यानी पेड़ के जो फल होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है अफीम। हींग को पेड़ की जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर ये तने से प्राप्त की जाती है, और कुनैन को छाल से प्राप्त किया जाता है। अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तने से, और कुनैन को प्राप्त किया जाता है छाल से। इसके बारे में डिटेल से समझो कि अफीम का उत्पादन पेपेवर सोमानिफेरम के अधपके फल के दूध से, यानी ये वृक्ष है पेपेवर सोमानिफेरम, इसका जो अधपका फल होता है उसके दूध से अफीम को प्राप्त किया जाता है। और देखो हींग फेरुला प्रजाति का पौधा है, उसकी जड़ से प्राप्त की जाती है, तथा ये राइजोम से भी प्राप्त की जाती है। देखो जबकि रबर जो है उसके पौधों की तनों से प्राप्त की जाती है, रबर को पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। और कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 का है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1974 का है। देखो संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जो होते हैं संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, यानी जो केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 322 में दिया हुआ है, ये संघ के लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं, खर्चे जो होते हैं भारत की संचित निधि पर होते हैं, जबकि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका जो व्यय होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार किया जा सकता है तथा उसे राज्य की सेवाओं के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा
गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कार्य प्रदान किया जा सकता है। अब ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देख लो इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। कौन रही हैं? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। और देखो फातिमा बीवी का निधन हुआ है अभी हाल ही में 23 नवंबर 2023 को केरल के पथानामथिट्टा ये जगह है केरल में। 30 अप्रैल 1927 को जन्म हुआ है इनका, फातिमा बीवी का। 1989 से 92 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही है। सेवानिवृत्ति के बाद वह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी सदस्य रह चुकी हैं। 1997 से 2001 के मध्य तमिलनाडु की राज्यपाल रहीं फातिमा बीवी, और 2024 में मरणोपरांत फातिमा बीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 1 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति दंड का भागी नहीं होगा जो अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधिनियम आरोपित की जा सकती है। देखो इसके बारे में बताता हूँ। देखो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसमें ये आर्टिकल 20 है, काफ़ी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे आर्टिकल 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण है वो 20 में दिया हुआ है, लेकिन 20 का 1 भी है आर्टिकल, वो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण देता है। 20 का 2 है, वो दोहरे दंड से प्रावधान करता है संरक्षण के बारे में, ठीक है। और 20 का 3 भी है, उसको भी याद रखना, वो स्वयं के विरुद्ध जो साक्षी करते हैं उसके बारे में संरक्षण दिया हुआ है, यानी किसी को गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसका संरक्षण देता है आर्टिकल 20 का 3, ठीक है। अब देखो आगे, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 58 के खंड 2 के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यानी समझ सकते हो, कोई लाभ के पद को धारण कर लेता है वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। और अनुच्छेद 58 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। देखो लाभ के पद पर ना तो राष्ट्रपति को शामिल किया जाता है, ना उपराष्ट्रपति, ना राज्यपाल को, ना किसी संघ का कोई मंत्री हो उसको, यानी ये सभी पद जो हैं ये लाभ के पद नहीं शामिल किए जाते हैं। उकठा रोग मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। देखो उकठा रोग मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है और इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्यतः दलहनी व तिलहनी फसलों का रोग है। उकठा रोग किससे संबंधित है? दलहनी और तिलहनी फसलों से। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है, ये दिया होगा उसमें तो याद रखना, दलहन और तिलहनी फसलों से है। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भी करता है, जैसे इसके बारे में बताऊं आपको, यानी आर्टिकल 75 में कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति की नियुक्ति उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही पीएम की सलाह से की जाती है। आर्टिकल 75 में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो और देखो आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन है। आर्टिकल 77 में अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में दिया हुआ है। अब ये देखो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन है और एक साइड में उनके वर्षों के नाम लिखे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं वो स्थान लिखे हुए हैं। जैसे 1892 में ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का और इसमें अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने और अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बता दो उसमें कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने इसमें अध्यक्षता की थी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अध्यक्षता की।
1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ, इसमें जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की कांग्रेस का अधिवेशन। देखो इसके अतिरिक्त 1988 में, 1990 में, 1910 में इलाहाबाद में, दोबारा देख लो, उत्तर प्रदेश में 1888 में, 1910 में इलाहाबाद में, 1899 में, 1916 में लखनऊ में और 1925 में कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं। ठीक है, देखो इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए हैं? इलाहाबाद में मैंने एक बताया 1892 में, एक ये दो ये बताए 1888 और 1910 में। तो इलाहाबाद में इस तरह से 2 अधिवेशन हो गए, लखनऊ में 1899 में और 1916 में, और इसके अलावा 1936 में। तो लखनऊ और इलाहाबाद में याद रखना 3-3 अधिवेशन हो चुके हैं कांग्रेस के। 1925 में कांग्रेस में उसमें कानपुर में हुआ, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। ये देखो, बुंदेलखंड के महोबा कवि हैं चंद्रबरदाई, इनके द्वारा रचित है आला खंड में आला एक प्रमुख पात्र है और बिरहा पूर्वांचल का एक प्रमुख लोकगीत है। चैती लोक गायन परंपरा ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में की जाती है, जबकि जो ये कजरी है ये रोहिलखंड क्षेत्र का नहीं है, ये पूर्वांचल यानी मिर्जापुर जो बनारस का क्षेत्र है उस साइड में की जाती है। और जो बिहार का भोजपुर है उसमें गाया जाने वाला ये लोकगीत है, याद रखना। कजरी कहाँ पर होता है? रोहिलखंड का क्षेत्र नहीं, रोहिलखंड में तो नहीं होता है। ठीक है, ये होता है मिर्ज़ापुर बनारस में। उसके अलावा जो भोजपुर है बिहार का उस क्षेत्र में होता है और ये लोकगीत है। ठीक है, क्लासिकल जो नृत्य हैं उसमें से एक है कजरी उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देखो ये नंबर छोड़ो, इसमें संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सुरक्षा संकट में होने पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होता है। याद रखना, ये संपूर्ण क्षेत्र में भी लागू हो सकता है या फिर कुछ क्षेत्र में भी लागू हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि संपूर्ण क्षेत्र में ही लागू हो। ज्ञातव्य है कि इसके आधारों में से जो आंतरिक अशांति है ये शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। पहले ये शब्द था आंतरिक अशांति, इसको बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 352 के खंड 3 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय आवश्यक है। यानी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से कह देगा कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए तो तभी होगी राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं बिना मंत्रिमंडल की लिखित जो सिफारिश है उसके बिना राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 352 के खंड 4 के अनुसार अनुच्छेद 352 के खंड 4 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 मास की अवधि में अनुमोदन आवश्यक है। यानी प्रत्येक मास में आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए दोनों सदनों से। अनुच्छेद 352 के खंड 7 के अनुसार यदि लोकसभा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले सकता है। यानी दोबारा देख लो इसे, अनुच्छेद 352 के खंड 7 के अनुसार यदि लोकसभा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प पारित कर देगी तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस ले लेगा। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जनपद इत्र के लिए फेमस है। बुलंदशहर खुर्जा ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है और प्रतापगढ़ आंवले के लिए और संबंधित उत्पाद या ये संबंधित उत्पाद से संबंधित हैं, इस प्रकार देख सकते हो। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के उत्पादन से संबंधित है। यानी कन्नौज में तो होता है इत्र का उत्पादन, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, प्रतापगढ़ में आंवला और चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है। और अमरूद की जेली के लिए फेमस है प्रयागराज। वर्तमान में भारत के केवल 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये सामने दिए हुए हैं, देख लो। एक है इसमें से भारतीय जनता पार्टी,
एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल का प्राप्त है इन्हें दर्जा। देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता समाप्त हो गई है इनकी। हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। किस व्यवस्था के द्वारा? चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था द्वारा। देखो, मार्बल या इसे संगमरमर कह सकते हो, एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। किससे बना होता है? ये शुद्ध कैल्साइट से बना होता है। और रेत का प्रमुख संगठक सिलिका है। माणिक्य या रूबी गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है। मुख्यतः क्रोमियम तत्व की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संगठक एल्यूमिना है। साथ ही अलम मात्रा में क्रोमियम आयन भी उपस्थित होते हैं इसमें। अब ये देखो, राज्य वित्त आयोग को संविधान के अनुच्छेद 243 ज के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 ट के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग या राज्य लोकायुक्त का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, वैधानिक हैं ये राज्य मानवाधिकार और राज्य लोकायुक्त, लेकिन ये जो हैं राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 1982 से 83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से विधि एवं न्याय शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी LLM तथा वर्ष 1983 से 86 में न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट यानी SJD की उपाधि प्राप्त की थी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग सूक्ष्म जीवरोधी कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। अन्य ये सभी सही हैं, प्रश्न में पूछा होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों तथा 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 20 तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में और 60 कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण मृदा के प्रकार तथा भौगोलिक एवं जलवायु दशा और फसलों की वृद्धि अवधि के आधार पर किया गया है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। चूंकि हीरे का जो अपवर्तनांक है वह बहुत अधिक होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे या तरासे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। इस प्रकार किरणों का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा जगमगाता रहता है। अब ये देखो, फूलपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये उर्वरक के लिए फेमस है। चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है ये लोकोमोटिव यानी रेल इंजन के लिए फेमस है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये पोत निर्माण का कार्य होता है यहाँ पर। राउरकेला उड़ीसा में ये लौह इस्पात संयंत्र है यहाँ पर। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोर्डो गांव को शामिल किया गया है। किसको? धोर्डो को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में विश्व के कुल 54 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भूमि निम्नीकरण एटलस 2021 के अनुसार वर्ष 2018-19 में लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में
गुजरात है पहले स्थान पर, जहाँ कितना हो गया ये 25,98,828 हेक्टेयर भूमि लवणीयता से प्रभावित है गुजरात में। इसके बाद हरियाणा है, यहाँ पर 33,640। नहीं, इससे तो उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा है, 2,82,000 है। ठीक है, ये शामिल है। गुजरात सबसे अधिक लवणीयता से प्रभावित राज्य है। देखो, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लेंस 2022 के अनुसार वर्ष 2020-21 में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र गुजरात यानी 170.45 हज़ार हेक्टेयर राज्य में है। तंबाकू की कृषि के लिए सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। वर्ष 21-22 में गन्ने की कृषि के अंतर्गत जो बृहत्तम क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में है, 2.18 मिलियन हेक्टेयर। जूट एवं मेहस्ता के अंतर्गत बृहत्तम जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है, 0.52 मिलियन हेक्टेयर। और कपास के अंतर्गत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कपास की खेती की जाती है वो महाराष्ट्र में की जाती है, 3.95 मिलियन हेक्टेयर पर। ठीक है, देखो, तंबाकू के लिए तो सबसे अधिक क्षेत्र है गुजरात में, गन्ने के लिए उत्तर प्रदेश में, जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल में, जबकि ये जो कपास है ये इसका क्षेत्र होता है सबसे अधिक महाराष्ट्र में। हर घर सोलर अभियान महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लो। हर घर सोलर अभियान 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी जिले में इसका शुभारंभ हुआ है, हर घर सोलर अभियान का। अभियान के तहत सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे इसमें। देखो, यूपी नेडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्रों यानी आवासीय और व्यावसायिक के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020-21 में मैग्नीज अयस्क के शीर्ष 4 उत्पादक राज्य हैं आपके सामने। सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद ओडिशा और सब चौथे स्थान पर है कर्नाटक। ठीक है, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के अनुसार है ये रिपोर्ट। मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक ये चार शीर्ष राज्य हैं। खनिज क्षेत्र देख लो और एक साइड में राज्यों के नाम है। देखो, बादाम पहाड़ यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन होता है और ये ओडिशा में पड़ता है। नोआ मंडी ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, झारखंड में। कुंद्रेमुख लौह अयस्क ये कर्नाटक में। कोडरमा अब्रक का उत्पादन होता है ये झारखंड में। बादाम पहाड़, नोआ मंडी, कुंद्रेमुख ये लौह अयस्क से संबंधित हैं, जबकि कोडरमा अब्रक से। बादाम पहाड़ उड़ीसा में, नोआ मंडी झारखंड में, कुंद्रेमुख ये कर्नाटक में पड़ता है। जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में योगदान की दृष्टि से सही अनुक्रम इस प्रकार दिया हुआ है। देखो, तापीय ऊर्जा का योगदान है 55.9% का। भारत में विद्युत ऊर्जा की जो क्षमता है उसके हिसाब से देखना है। तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है विद्युत 55.9%, सौर ऊर्जा से 17.3%, जल विद्युत से ये 12.1% और पवन ऊर्जा 10.5%, नाभिकीय ऊर्जा 1.7%। समझ सकते हो, सबसे अधिक तापीय ऊर्जा से होता है, यानी कोयला कह सकते हो। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई हैं एक साइड में, और एक साइड में उससे संबंधित स्थान लिखे हुए हैं। जैसे इनका निधन है, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण इस घटना को। तो ये कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधगया में हुई थी। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और प्रथम इन्होंने वचन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। मकर रेखा निम्नलिखित क्षेत्रों से होकर के या देशों से होकर के गुजरती है। देखो, मकर रेखा जो है, जैसे 3 रेखाएं हैं, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। तो इसमें से मकर रेखा के बारे में देख लो। मकर रेखा गुजरती है आपकी, सबसे पहले देखोगे आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आओ। सबसे पहले
तो देखो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। सबसे पहला पड़ता है इसमें चिली, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये पड़ते हैं किसमें? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद आओगे आप अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा सबसे पहले तो नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका हो गया, और मेडागास्कर, नहीं सॉरी इसमें देखो क्रम गलत हो गया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। फिर इसके बाद आप आओगे आगे, तो उसमें क्या पड़ेगा, यानी ये ऑस्ट्रेलिया से और निकलती है, तो समझ सकते हो कुल मिला के जो मकर रेखा है 10 देशों से निकलती है। जैसे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो हो गए आपके चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। अफ्रीका महाद्वीप में हो गए नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से और निकलती है। ये बाकी जो दो लिखे हुए हैं ये काट दो, 10 देशों से निकलती है। आगे देखो ये सेम मंदिर है एक साइड में, और एक साइड में उनके स्थान लिखे हुए हैं। राजराजेश्वर मंदिर है आपका तंजौर में, विरूपाक्ष मंदिर है आपका हम्पी में, नटराज मंदिर है चिदम्बरम में, और शिव मंदिर है भूमरा में। इन चारों को याद कर लो, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, नटराज मंदिर चिदम्बरम में, और शिव मंदिर है भूमरा में। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा के फेमस व्यक्ति हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, अमेरिका के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं अंतरिक्ष में। इनका नाम है फ्रांसिस्को रूबियो, या इन्हें फ्रैंक रूबियो कह सकते हो, या फ्रांसिस्को रूबियो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इससे पूर्व जो ये रिकॉर्ड था, यानी लंबी अवधि तक एकल अंतरिक्ष यात्री जो अमेरिकी थे, ये मार्क वांडे हेई थे, इनके नाम था। इन्होंने 355 दिन बिताए थे अंतरिक्ष में, ठीक है। इन्होंने ये जो फ्रैंक रूबियो हैं, इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 371 दिन तक ये अंतरिक्ष में रहे हैं। लेकिन विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो एकल अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का जो विश्व रिकॉर्ड है 438 दिन तक रूस के वालेरी पोल्याकोव के नाम है, वालेरी पोल्याकोव के नाम, ठीक है। आगे देखो प्रमुख पुस्तकें लिखी हुई हैं और लेखक देख लो, जैसे कीर्ति कौमुदी इस पुस्तक के लेखक हैं सोमेश्वर। वासवदत्ता ये पुस्तक लिखी है सुबंधु ने। ब्राह्मण सर्वस्व ये हलायुद्ध ने लिखी है, और विशुद्ध दिमग्ग ये बुद्ध घोष ने लिखी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, और ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का नहीं बल्कि ये इक्वाडोर का हिस्सा है। बताया होगा उसमें पेरू, लेकिन ये इक्वाडोर का हिस्सा है, और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है। और जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी किनारे पर है, उत्तर पश्चिमी किनारे पर गैलापागोस द्वीप समूह जो है, ठीक है, याद रखना। अब ये देखो जैन ग्रंथ हैं और एक साइड में उनके रचनाकार लिखे हुए हैं। देखो परिशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र ये रचनाकार हुए हैं परिशिष्ट पर्वन के। श्लोक वार्तिक ये विद्यानंद स्वामी इन्होंने जैन ग्रंथ लिखा है श्लोक वार्तिक। द्रव्य संग्रह ये नेमीचंद्र ने। तत्वार्थ सूत्र ये उमा स्वामी की रचना है, तत्वार्थ सूत्र। आगे देखो एंटा एना या सांता आना, एंटा एना कह सकते हो या सांता आना कह सकते हो। ये दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है यानी यूएसए में पड़ता है। यहाँ पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है सेंटा आना या सांता आना। देखो हबूब ये सूडान में चलने वाली धूल भरी यानी शुष्क पवनें हैं। हबूब कहाँ पर चलती हैं? हबूब चलती हैं आपकी सूडान में। यामो जापानी शब्द है। देखो जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्टल चलती है आपकी ध्रुवीय स्थानीय पवन है ये, और ये भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग में विशेषकर रूप से देखोगे आप तो स्पेन और फ्रांस का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र को प्रभावित करती है जो मिस्टल है, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है उसको ब्रिक फील्डर कहते हैं। ब्रिक फील्डर कहाँ पर चलती है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, याद रखना। जो विक्टोरिया मरुस्थल है उस क्षेत्र में चलती है, गर्म और शुष्क है। देखो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है ये विक्टोरिया, इसके अलावा सैंडी और गिब्सन भी हैं। अब ये देखो अभिलेख, उदयगिरी गुहालेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से। अयोध्या अभिलेख धनदेव से। तक्षशिला अभिलेख ये पथिक से संबंधित है, जबकि एरड़ अभिलेख ये समुद्रगुप्त का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इनका भी पूछे जा सकते हैं। उदयगिरी गुहालेख है चंद्रगुप्त सेकंड से,
अयोध्या अभिलेख है धनदेव से, तक्षशिला अभिलेख है पथिक से और ऐरण अभिलेख है समुद्रगुप्त से संबंधित। वर्ष 2024 हेतु संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का बाह्य लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया है, जबकि अरिंदम बागची को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब ये देखो प्रमुख युद्ध हैं और उनकी तिथि भी देख लो। युद्ध भी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है युद्धों का। देखो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कह सकते हो, ये 1540 में लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, शेरशाह सूरी इसमें विजय हुआ था। देखो चौसा का युद्ध ये भी लड़ा गया 1539 में, इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ था। धर्मत का युद्ध अप्रैल में हुआ, ये 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ था। देखो 1658 में धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध ये दोनों हुए थे, लेकिन पहले धर्मत का हुआ था, बाद में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, इन दोनों को भी याद रख लेना। 1658 और 1658 में दोनों हुए। आगे देख लो, मुगल कालीन कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं और एक साइड में उनके लेखक हैं। देखो शाहजहांनामा ये इनायत खान ने लिखी थी। ताजुल मासिर ये हसन निजामी ने लिखी। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। आलमगीर नामा ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखी। आलमगीर नामा किसने लिखी? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने। ताजुल मासिर हसन निजामी ने। शाहजहांनामा इनायत खान ने। आगे देखो, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर ने आमेर के राजा बिहारीमल या बहारमल के ज्येष्ठ पुत्री जो थी हरका भाई, उससे विवाह किया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। उन्होंने अपने पुत्र राजा वीर नारायण के अल्पवयस्क होने का कारण शासन की मांग। एक सेकंड पानी पी लूं। देखो दोबारा समझो इसे कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो दुर्गावती थी ये गोंडवाना की रानी थी। इनका अपना जो पुत्र था वो राजा वीर नारायण, ये अल्पवयस्क था, इस वजह से इन्होंने शासन की जो बागडोर थी खुद संभाली थी। अब ये देखो, शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद यानी सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। देखो लघु अकबर किसको कहा जाता है? दारा शिकोह को। और ये किसने कहा था? लेनपूल ने कहा था। लेनपूल ने, ये भी याद रखना। ठीक है, मज्ज उल बहरीन की रचना भी दारा शिकोह ने की थी। मज्ज उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने, और इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। तो ये भी पूछा जाता है सिर ए अकबर शीर्षक नाम से। एक साइड में अधिकारी हैं, एक साइड में संबंधित कार्य हैं उनके। दीवाने तन ये जागीर एवं वेतन की देखरेख करता था। दीवाने तन जो था जागीर एवं वेतन की देखरेख। मुशरिफ ये कार्यालय की देखरेख करता था। वाक्यानवीस ये जो प्रमुख घटनाएं और फरमान जो होते थे उनको सूचीबद्ध करता था। ठीक है, वाक्यानवीस। मुस्तारफी ये राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करता था। दोबारा देख लो, दीवाने तन जागीर एवं वेतन की देखरेख करता था। मुशरिफ कार्यालय की देखरेख। वाक्यानवीस प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। और मुस्तारफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करता था। आगे देखते हैं। अब ये देखो, कुछ युद्ध अभ्यास लिखे हुए हैं, उनके डेट और आयोजन स्थल और देशों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो होता है ये भारत और नेपाल के मध्य होता है और 2023 में नवंबर दिसंबर में हुआ है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। ठीक है, सब कुछ डिटेल से है, समझ लो अच्छे से, यही पूछा जाएगा बस। जायद तलवार ये भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के मध्य होता है और ये जो हुआ है 2023 में दुबई यानी पोर्ट राशिद में हुआ है, अगस्त 2023 में हुआ है। इसके अलावा देख लो, ये मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, नवंबर 2023 में हुआ है। औंध जो पुणे क्षेत्र में महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ पर हुआ है। फ्रिजेक्स कर लो, ये फ्रिजेक्स जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है 2023 में मार्च में। अब ये देखो, प्रमुख रचनाएं लिखी हुई हैं जैसे कि तारीख ए हिंद
इसको अलबरूनी ने लिखा तारीख हिंद को। तारीख दिल्ली ये खुसरो के द्वारा लिखी गई। रहला इब्न बतूता ने लिखी। तबकात नासरी ये मिनहाज के द्वारा लिखी गई। ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्टार लगा लो और सभी का स्क्रीनशॉट ले लो। तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, अमीर खुसरो। रहला लिखी इब्न बतूता ने, तबकात नासरी मिनहाज ने। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त गुणन करती है। इसी का लाभ लेने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। याद रखना, जो पृथ्वी की जो घूर्णन की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी वामावर्त है, एंटी क्लॉक वाइज है। और इसी की वजह से जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब ये देखो मुग़ल शासकों का क्रम लिखा हुआ है, ये देख लो। देखो जहांदर शाह ये 1712 से 1713 तक शासक हुए मुग़ल बादशाह। ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, यही पूछे जाते हैं। देखो आपको बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ ये तो कम पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो बाद के जो मुग़ल बादशाह हुए हैं, मुग़ल औरंगजेब के बाद के, वो काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो सभी अच्छे से याद करना। ठीक है, देखो जहांदर शाह 1712 से 1713 तक बना। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक। अहमद शाह ये 1748 से 1754 तक रहा। और आलमगीर सेकंड ये 1754 से 1759 तक मुग़ल बादशाह बना। अब ये देखो कुछ प्रमुख युद्ध हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार वाले हैं ये। देखो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, जबकि सरहिंद का जो युद्ध हुआ 1555 में हुआ था। ठीक है, ये तीनों ऊपर वाले जो युद्ध हैं ये तो बाबर से संबंधित हैं, जबकि ये जो सरहिंद का युद्ध है ये 1555 में हुआ और ये हुमायूं ने लड़ा था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, सिकंदर सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों का। आगे देखो पारसेक लंबाई का मात्रक है, सबसे बड़ा पारसेक है लंबाई का मात्रक, 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है तकरीबन। ठीक है, इसका उपयोग जो होता है खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है और यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखो सामने दिया हुआ है, एक पारसेक बराबर होता है 3.09 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। देखो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी चली जाती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी की लंबाई एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और प्रकाश की जो गति होती है, याद रखना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखो मिट्टी के घड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के कारण पानी रिसता रहता है तथा इस पानी का बाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण घड़े का जल शीतल बना रहता है। किस वजह से घड़े में जल शीतल रहता है? तो मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के कारण पानी जो है उनसे रिसता रहता है और इस वजह से पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है और इसी वजह से घड़े का जल जो है वो शीतल बना रहता है। देखो अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपवर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल आदि द्वारा होता है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? आलमगीर और हुलास जो हैं ये दोनों उत्तर प्रदेश के जो मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र है उसमें पड़ते हैं। देखो आलमगीर तो मेरठ क्षेत्र में है और ये हुलास आपका सहारनपुर क्षेत्र में पड़ता है। अभी देखो सर्क एवं हॉर्न हिमनद द्वारा निर्मित अपर्दित स्थल रूप हैं। सर्क एवं हॉर्न क्या हैं? ये हिमनद द्वारा बनते हैं अपर्दित स्थल रूप। अब ये देखो एस्कर एवं ड्रमलिन ये हिमानी जलोढ़ हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। भृगु एवं स्टैक ये जल तरंग द्वारा निर्मित अपर्दित हैं, जबकि ये पेडिमेंट एवं पिलाया ये अर्ध शुष्क एवं शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में जलीय अपर्दन द्वारा बनते हैं। आगे देखते हैं। आप देखो उत्तर प्रदेश के प्राचीन नाम, यानी उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद लिखे हुए हैं एक साइड में।
और एक साइड में उनकी राजधानी लिखी हुई है। जैसे ये जनपद है कुरु, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत एवं श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इन चारों का। कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत या श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यानी जो सौर विकिरण जो सूर्य से आता है उसके लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पृथ्वी से यानी पार्थिव माने पृथ्वी समझ सकते हो, उससे जो विकिरण जाता है उसके लिए अपारदर्शी है, जिस वजह से जो पृथ्वी पर टेम्परेचर है वो बना रहता है। नहीं, अगर ये नहीं होती तो माइनस में होता टेम्परेचर। देखो, यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है। अन्य गैसों की तुलना में वायुमंडल में एक गैस का आयतन स्थिर नहीं है, यानी अन्य गैसों की तुलना में वायुमंडल में इस गैस का आयतन स्थिर नहीं है, ये बढ़ती रहती है। देखो, दिन रोज ग्लोबल वार्मिंग या औद्योगिकरण हो रहा है, अधिकतम मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं, आर्थिक आवास विनाश हो रहा है, तो उस वजह से इसका जो आयतन है वो बढ़ता जा रहा है, स्थिर नहीं है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप इस गैस के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, याद रखना। अब ये देखो, प्रमुख पुस्तकें हैं। अष्टाध्यायी ये पाणिनि ने लिखी थी, महाभाष्य ये पतंजलि ने, निरुक्त ये यास्क ने लिखी, वार्तिक ये कात्यायन ने लिखी थी। ठीक है, याद कर लेना। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने, महाभाष्य को पतंजलि ने, निरुक्त को यास्क ने और वार्तिक को कात्यायन ने लिखा था। आगे देखते हैं। अब मैराथन हुई है, अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसमें, ये देख लो। देखो, केन्या के केल्विन किप्टम, इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके पुरुषों का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। देखो, किप्टम द्वारा 2022 में बर्लिन मैराथन में केन्या के ही एलिउड किपचोगे द्वारा जो स्थापित रिकॉर्ड था उसको तोड़ा गया था। ठीक है, इन्होंने 2022 में भी रिकॉर्ड जो था विश्व रिकॉर्ड उसको तोड़ा। अब फिर इन्होंने और विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जो 35 किलोमीटर की मैराथन हुई है केन्या के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में, इसमें 2 घंटे 35 सेकंड का समय लेकर के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, याद रखना। इसके अतिरिक्त और बात करें, जो 24 सितंबर 2023 को बर्लिन मैराथन हुई, उसमें इथियोपिया की टिक्स्ट असेफा इन्होंने 2 घंटे 11 मिनट 53 सेकंड का जो महिलाओं का है वो नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, इथियोपिया की हैं टिक्स्ट असेफा, इन्होंने महिलाओं की मैराथन में जो बर्लिन मैराथन है उसमें विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। देखो, नदियों का लंबाई के हिसाब से सही आरोही क्रम लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे देखो, मेकांग ये जो नदी है ये 4909 किलोमीटर लंबी है। मेकांग कितनी लंबी है? 4909 किलोमीटर। यांगसी ये 6300 किलोमीटर है। अमेजन 6437 किलोमीटर है। नील नदी लगभग 6695 किलोमीटर है। ठीक है, देखो, मेकांग ये आसियान जो कंट्री है उस साइड में बहती है, म्यांमार साइड से आगे की तरफ, चीन मेकांग साइड में। यांगसी ये चाइना में प्रवाहित होती है। अमेजन ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, स्पेशली ब्राज़ील क्षेत्र जो है उस साइड में बहती है। नील अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, मिस्र से होकर के बहती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, विश्व की सबसे लंबी है। ठीक है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, अभी देखो, केंद्र, एक साइड में केंद्र लिखे हुए हैं, एक साइड में खनिज। देखो, मक्कुम ये जो केंद्र है ये कोयला खनिज के लिए फेमस है। दूसरा इसमें डल्ली राजहरा ये लोह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। कोरापुट ये बॉक्साइट का है। चित्रदुर्ग मैग्नीज का, ये चारों ही फेमस हैं खनिज क्षेत्र हैं। मुकुम कोयले के लिए, डल्ली राजहरा लोह अयस्क के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। सभी को याद कर लेना। अब ये देखो, एक साइड में पदार्थ लिखे हुए हैं, एक साइड में अग्रणी उत्पादक देश लिखे हुए हैं। देखो, गेहूं और चावल, इसमें उत्पादक देशों में अग्रणी स्थान है चीन का। गेहूं और चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। कपास और केले में भारत का स्थान है पहला। कहवा एवं सोयाबीन में ब्राज़ील का स्थान है। अनानास एवं पॉम ऑयल जो है इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है इंडोनेशिया। ठीक है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है ये सभी। ये देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की एसआई इकाई बेकुरेल है। एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है इसकी
बेकुरेल। देखो रेडियोधर्मी विकिरण यानी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। अब ये देखो वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2021 में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 28% है। इसके बाद है कजाकिस्तान, इसमें 13% है। इसके बाद कनाडा 10% है। और 2022 में यूरेनियम के शीर्ष 3 जो उत्पादक देश हैं, देखो ये तो भंडार के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान, तीसरे पर कनाडा है। लेकिन उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन सबसे अधिक कजाकिस्तान करता है, उसके बाद कनाडा करता है और नामीबिया करता है। ये उत्पादन में क्रम है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब ये देखो एक साइड में रेडियम और एक साइड में मैडम क्यूरी, ये लिखे हुए हैं। देखो एक्सरे, एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। नहीं, ये तो रेडियम का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने, एक्सरे का रोंटगन ने। मैं थोड़ा गलत बोल गया इसे, ठीक है। रेडियम मैडम क्यूरी, एक्सरे को रोंटगन ने, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से संबंधित है। फ्लेमिंग रडार, यानी ये क्या हो गया इसमें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया, ठीक है। ये रडार, देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसमें फ्लेमिंग को काट दो, इसमें फ्लेमिंग ये ऊपर होना चाहिए था। रडार से संबंधित है रॉबर्ट बार्टसन, ठीक है। रॉबर्ट बार्टसन किससे संबंधित है, रडार से। अभी देखो राज्यों में मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, याद रखना, ये दिया होगा, मणिपुर से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे कि भारत की जो सीमा है सबसे अधिक बांग्लादेश से ही लगती है, 4096 किलोमीटर। पॉइंटों में कुछ और है, इतना ही याद कर लो। देखो पश्चिम बंगाल से लगती है 2216.7 किलोमीटर। उसके बाद ये लगती है त्रिपुरा से 856 किलोमीटर। उसके बाद लगती है मेघालय से 443, उसके बाद मिजोरम से 318 किलोमीटर और असम से भी लगती है 263 किलोमीटर। तो ये 5 राज्य दिए हुए हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है, ठीक है। देखो लोहा हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है, मोनाजाइट से थोरियम तथा पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। ये भी स्टार वाला है। लोहा जो प्राप्त होता है हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से थोरियम के भंडार मिले हैं। केरल का जो मोनाजाइट रेत है उस साइड में देखा होगा आपने। पिच ब्लेड से यूरेनियम प्राप्त होता है। अब ये देखो देवप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, यानी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देखो अलकनंदा तो सभी में आएगी, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है भागीरथी आकर के, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से आकर के। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर के प्रवाहित होती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। चमोली जिले की नगर पंचायत जो है ये बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखो आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 पीठ हैं उनमें से एक बद्रीनाथ भी है, बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में, ठीक है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 पीठ हैं उसमें बद्रीनाथ शामिल है। कोई बता सकता है चारों को? चार हैं ये, जैसे कि बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है और आपका पुरी और द्वारका, ये 4 हैं। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट कोयले में पाई जाती है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है सर्वोत्तम यानी उच्च श्रेणी का कोयला है। सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयले में पाई जाती है, यानी सबसे निम्नतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? पीट कोयला, जैसे कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम इस प्रकार दिया हुआ है। देखो ये जो पहाड़ियाँ दी हुई हैं ये पश्चिम से पूर्व में। देखो सतपुड़ा सबसे पश्चिम में, इसके बाद है इनमें महादेव, इसके बाद मैकाल और इसके बाद छोटा नागपुर। देखो महादेव और मैकाल में कंफ्यूज मत होना। महादेव और मैकाल में अगर पूर्व पश्चिम देखोगे तो पश्चिम में महादेव पड़ेगी और मैकाल पड़ेगी पूरब में, ठीक है।
जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट तथा सल्फेट के घुले होने के कारण के होती है। ये भी पूछा जाता है, स्टार लगा लो। जल की जो स्थायी कठोरता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड, नाइट्रेट तथा सल्फेट के घुले होने के कारण होती है। अब ये देखो, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप हुआ है 2023 में, इसके बारे में देख लो। ये काकामेगाहारा जापान में आयोजित हुआ है और विजेता इसमें भारत बना है, ठीक है, और उपविजेता इसमें दक्षिण कोरिया बना। महिला जूनियर हॉकी एशिया कप में फाइनल में भारत ने 2-1 से हरा दिया इसमें दक्षिण कोरिया को, और यह भारत का पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप है। इससे पूर्व 2012 में भारत टीम जो थी उपविजेता रही थी। सर्वाधिक टूर्नामेंट में गोल भारत की ओर से अन्नू ने किया, कुल 9 गोल। अब ये देखो, नवंबर दिसंबर 2023 में चिली के सेंटियागो में संपन्न महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब नीदरलैंड ने जीता, ठीक है। ये एशिया कप हुआ था जो भारत ने जीता, ये जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ जो सेंटियागो में हुआ, इसको नीदरलैंड ने जीता। सबसे अधिक प्रबल उपापचय फ्लोरीन है। सबसे अधिक प्रबल उपापचय कौन है? फ्लोरीन। देखो, फ्लोरीन हेलोजन फैमिली का तत्व है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है, याद रखना। देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार लिखे हुए हैं और एक साइड में जनपदों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे लाख बहूसी पश्चिमी बिहार है, ये कन्नौज में है, पूछा जा सकता है। शेखा झील ये अलीगढ़ में पड़ती है। जयप्रकाश नारायण या इसे सुरहाताल पश्चिमी बिहार भी कह सकते हो, सुरहाताल झील कह सकते हो, या जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार कह सकते हो, ये बलिया में पड़ता है, ठीक है। और विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ है? महोबा में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विकल्पगत राज्यों का वर्ष 2021-22 में चालू एवं स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद सामने दिया हुआ है, ये देख लो। ये एक साइड में राज्य लिखे हुए हैं और एक साइड में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी रुपए में दिया हुआ है। एक साइड में लिखा हुआ है चालू कीमतों पर, एक साइड में लिखा हुआ है स्थिर कीमतों पर, ठीक है। प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद रुपए में। देखो, इसे गुजरात का चालू कीमतों पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी रुपए में दिया हुआ है, वो कितना है? 2,41,930, ठीक है, चालू कीमतों पर। और आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का 2,15,233 है चालू कीमतों पर भी, जबकि पंजाब का 1,68,705। उत्तर प्रदेश का याद रखना कितना है? 73,048 है चालू कीमतों पर 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल अनुपात। और इसमें स्थिर कीमतों पर भी गुजरात का देख लो 170 है, 138 महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का याद रखना 43,000 है। अब ये देखो, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार लिखे हुए हैं आपके सामने, इन सभी को अच्छे से रट लेना। देखो, एक साइड में समितियां हैं, एक साइड में अध्यक्ष हैं। जैसे संघीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रक्रिया विषयक जो नियमों संबंधी समिति थी, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। संचालन जो समिति बनी थी, इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जबकि जो प्रारूप समिति बनी, इसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की। जबकि ये जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और जो अपवर्जित क्षेत्र जो संबंधी सलाहकार समिति है, इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकार उपसमितियां भी लिखी हुई हैं, देख लो इन्हें भी। मूल अधिकार उपसमितियां जो इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की, ठीक है। अल्पसंख्यक समिति जो थी उपसमिति, उसकी अध्यक्षता HG मुखर्जी ने की थी, ठीक है। संघीय शक्तियाँ संबंधी जो समिति बनी, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कार्य संचालन जो समिति बनी, इसकी KM मुंशी ने की। प्रांतीय संविधान समिति संबंधी जो समिति बनी, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आइए अब देखो, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने ये कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी इसे कह सकते हो FAO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देखोगे 2022 में तो कॉफ़ी के जो शीर्ष 5 उत्पादक देश हैं मात्रा के हिसाब से, ये आपके सामने हैं। जैसे सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है ब्राज़ील, दूसरे स्थान पर वियतनाम, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर कोलंबिया और पाँचवें पर इथियोपिया। यानी ये कॉफ़ी के 5 शीर्ष उत्पादक देश हैं कॉफ़ी के, ठीक है। अब ये देखो, महत्वपूर्ण संस्थान है और एक साइड में उनकी स्थापना वर्षों के बारे में। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये 4 स्टार वाला क्वेश्चन है, निश्चित आएगा, याद रखना। देखो, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में की गई
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और संस्कृत यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इन दोनों की स्थापना 1976 में हुई थी। लेकिन उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश उर्दू जो अकादमी बनी थी ये 1972 में बनी थी। ये स्क्रीनशॉट ले लो, चारों ही संस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब ये देखो 4 आर्टिकल हैं। जैसे आर्टिकल 2 है, ये नए राज्यों को शामिल करने से संबंधित है, ठीक है। और समता का अधिकार 14, समानता का अधिकार देखा होगा, मूल अधिकार है 14 से 18 तक, उसी में से एक है। देखो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 देता है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। देखो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है, ये भी स्टार वाला है, और जिसका उद्गम होता है ओखला में यमुना के दाहिने तट से। निचली गंगा नहर का उद्गम होता है बुलंदशहर नरोरा से। और पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है, याद रखना, पूर्वी यमुना नहर। अब ये देखो केंद्रीय बजट 2023-24 और 24-25 के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्रों में बजट आवंटन यानी लाख करोड़ रुपए में इस प्रकार है। 2023-24 और 24-25 के अनुसार है ये बजट आवंटन जो है लाख करोड़ रुपए में। जैसे कि देखो आपके सामने सभी दिए हुए हैं, एक साइड में क्षेत्र हैं और एक साइड में वर्षों के नाम है। जैसे रक्षा क्षेत्र में देखोगे तो जो व्यय हुआ था बजट यानी आवंटित राशि की गई थी 2023-24 में 4.33 लाख करोड़, ये करोड़ में, लाख करोड़ों में, ठीक है। रक्षा के लिए 23-24 में कितनी 4.33 करोड़ रुपए, और 24-25 के लिए थोड़ी वृद्धि की, इसमें 4.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ठीक है। और देखो कृषि एवं संबंध गतिविधियाँ, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए 23-24 में 1.44 लाख, जबकि 24-25 में 1.47। परिवहन के लिए 5.70, तो इसमें कमी नहीं, वृद्धि की है थोड़ी, 5.44। ग्रामीण विकास के लिए 23-24 में 2.38 करोड़ लाख करोड़ और 2.66 24-25 में। ये देखो वर्ष 2006 में MSME विकास अधिनियम अस्तित्व में आने के 14 वर्ष बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। यानी निवेश तो सूक्ष्म उद्योग में निवेश तो कर सकते हैं 1 करोड़ तक, लेकिन इसका जो टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखो लघु उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 प्रकार के उद्योग हैं। तो ये तो सूक्ष्म की बता दी मैंने, अब लघु उद्योग के बारे में जान लो। इसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं कर सकते हैं। याद रखना 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं कर सकते हैं, यानी लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। और इसका जो वार्षिक कारोबार है यानी टर्नओवर जो है वार्षिक, ये 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि मध्यम उद्योग के बारे में जानो, इसमें निवेश अधिकतम राशि 50 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 50 करोड़ तक कर सकते हैं निवेश। और इसका वार्षिक कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ तक इसका वार्षिक कारोबार हो सकता है, ठीक है। और इस नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है तथा यह बदली परिभाषा 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है। बजट अनुमान 2024-25 में प्राप्तियों के स्रोतों का क्रम दिया हुआ है। जैसे उधार और अन्य देयताओं से 28% की प्राप्ति होती है बजट में। ये 2024-25 के अनुमान में देखा हो, जो आय के स्रोत हैं उसमें उधार और अन्य देयताओं से 28% प्राप्ति होती है। आयकर से 19%, GST से 18%, निगम कर से 17%। देखो निगम कर काफ़ी सुना होगा, कंपनियों के जो लाभ होते हैं, कंपनियों के जो शुद्धतम लाभ होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसी को कहते हैं निगम कर। देखो केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये 5%, सीमा शुल्क ये 4%, यानी इस पर परसेंट नहीं है, ये इतनी यानी प्राप्तियाँ हुई हैं। सबसे अधिक उधार और अन्य देयताओं से 28% हुई है प्राप्ति। आयकर से 19, GST से 18, निगम कर से 17, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5, सीमा शुल्क से 4%।
अब देखो केंद्रीय बजट 23-24 में प्राप्तियों के स्रोतों का क्रम इस प्रकार अनुमानित था। जैसे कि इसमें देखोगे आप तो जो उधार और देयताओं से 23-24 में 34% था, तो उधार और देयताओं में कमी आई है। जीएसटी से 17% था, 24-25 में ये बढ़ कर के 18% हो गया। निगम कर से 15% था, ये भी बढ़ा है 17। आयकर 15% हो गया। आयकर अब 24-25 में 19%। उत्पाद शुल्क ये 7% था, तो ये इसमें कमी आई है जीएसटी में, इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क में। और सीमा शुल्क 4%, ये समान है। तो समझ सकते हो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उधार और अन्य देयताओं में इसमें कमी आई है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल विषय था, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसके द्वारा धारा 57 द्वारा इससे समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया। देखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 1976 में 5 विषय राज्य सूची से निकाल करके संघ सूची में डाले गए थे। ठीक है, आगे देखो। अब इसमें देखो एक साइड में ये जनपद हैं, एक साइड में ताप विद्युत संयंत्र लिखे हुए हैं और एक साइड में जनपद। ये देखो सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र ये सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में। दादरी ये गौतम बुद्ध नगर में। ऊंचाहार रायबरेली में। टांडा अम्बेडकर नगर में। और रेहंद ये सोनभद्र में। देखो रेहंद और सिंगरौली ये दोनों सोनभद्र में है। टांडा है आपका अम्बेडकर नगर में। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र है रायबरेली में। और दादरी है गौतम बुद्ध नगर में। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। अब ये देखो अग्रणी बैंक की योजना का प्रारंभ DR गौडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल यानी गौडगिल अध्ययन दल के साथ हुआ, जिसने अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और देखो अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण बैंकों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इतना ही समझ लो, चलो ये छोड़ो। अब ये देखो जाइलम एक संवहनी ऊतक है। इसके 2 प्रमुख कार्य हैं। पौधों की जड़ों से ऊपर तना, यानी दोबारा समझो इसके 2 प्रमुख कार्य। पौधों की जड़ों से ऊपर तना, टहनियों एवं पत्तियों तक जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का संवहन तथा पौधों को एवं संरचनात्मक यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। तो जाइलम एक संवहनी ऊतक है और इसका पौधों के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखना। ये देखो जुलाई 2020 में घरेलू मांग में तेजी लाने, निवेशकों को लुभाने तथा सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया था। कब किया था ऑपरेशन ट्विस्ट? जुलाई 2020 में। किस लिए? घरेलू मांग में तेजी लाने, निवेशकों को लुभाने तथा सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रिजर्व बैंक ने ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया। तो देखो इसके तहत रिजर्व बैंक ने सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड की खरीद की तथा उतनी ही रकम के अल्पकालीन ट्रेजरी बिलों की बिक्री की। इससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा मिला। वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 आधार बिंदुओं की कटौती की थी, लेकिन बैंकों ने इसका पूरा लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया। यही कारण था कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑपरेशन ट्विस्ट की मदद से आर्थिक सुस्ती दूर करने की कोशिश में लगा। ऑपरेशन ट्विस्ट मौद्रिक नीति का एक भाग है, याद रखना ये स्टार वाला पॉइंट है कि ऑपरेशन ट्विस्ट मौद्रिक नीति का एक भाग है, जिसे पहली बार अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने प्रयोग किया था। अमेरिकी बैंक है ये फेडरल रिजर्व, इसने प्रयोग किया था। गिल्ड एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है।
गिल्ट एज्ड का अर्थ सर्वोत्तम या उत्कृष्ट होता है। इसे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है तथा अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। यही कारण है कि बैंक और अन्य संस्थाएं इन प्रतिभूतियों के लिए विशेष आकर्षण रखती हैं गिल्ड एज बाजार में, याद रखना। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 41 आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार इससे संबंधित है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस कलर में सबसे अधिक होती है? लाल में, और सबसे कम बैंगनी रंग में, याद रखना। यूएनडीपी ने सर्वप्रथम वर्ष 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें मानव विकास सूचकांक यानी HDI को 3 सूचकों से बनाया गया था। इसमें 3 सूचक हैं HDI में। एक है इसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा का स्तर तथा तीसरा है इसमें जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, PPP कह सकते हो इसे। ठीक है, यूएनडीपी ने सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 3 सूचकों से बनाया गया। जो 3 सूचक हैं आपके सामने, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और जीवन का स्तर या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, PPP। ठीक है, डॉलर पर आधारित है ये। और देखो इसमें शिक्षा सूचकांक को मूलतः सकल नामांकन अनुपात और प्रौढ़ साक्षरता दर के आधार पर निर्धारित किया जाता था। वर्ष 2010 से HDI के अंतर्गत शिक्षा सूचकांक की गणना स्कूलावधि के औसत वर्ष तथा स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष के आधार पर की जाने लगी। अब ये देखो आर्टिकल 75 का 2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75 का 2 कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और 75 का 3 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये देखो लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रणाली है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रणाली है जिसमें उच्च ऊर्जा तरंगों या लेजर किरणों की सहायता से बिना चीर-फाड़ के गुर्दे, पित्ताशय या मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पैथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारकों का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। अक्टूबर 1975 में प्रारंभ समन्वित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराता है जिसमें शामिल हैं, तो देख लो इस योजना में जो 6 सेवाएं हैं वो पैकेज आपके सामने है सभी, यानी कह सकते हो ये योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराता है जिसमें हम शामिल करते हैं जैसे कि पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं, यहाँ समन्वित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, तो देखो अब ICDS योजना, ये जो योजना है ICDS, इसके अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक वितरण का प्रावधान नहीं है, जबकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान है। देखो पूरक आहार एवं रोग प्रतिरक्षण सेवाएं ICDS योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब ये देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY भारत में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है विश्व की, याद रखना। वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खुलवाना है। देखो इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
अब ये देखो, मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशतता वाला तत्व ऑक्सीजन है। लगभग 65% ऑक्सीजन पाई जाती है। जिसके बाद क्रम से स्थान देखोगे तो कार्बन का है दूसरा स्थान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी स्थान आते हैं। ठीक है, मानव शरीर में लगभग 55 से 70% जो है भाग में जल पाया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 55 से 70% भाग जल पाया जाता है और जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होती है। स्टार लगा लो। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होती है। और देखो, यह ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से। देखो, रक्त समूह ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। याद रखना, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव। देखो, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे चार ब्लड ग्रुप हैं, ओ ए बी, बी और ओ, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अगर देखो, एक फॉर्मूला याद रखना कि पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव जो दे सकता है ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव को भी देगा ब्लड और नेगेटिव को भी देगा। उसमें से देख सकते हो ओ नेगेटिव जो है ये सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी को दे सकता है। ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ए बी नेगेटिव को, ए नेगेटिव, बी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सभी को दे सकता है। और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से। ठीक है, याद रखना, शून्य या शून्य कह सकते हो, शून्य ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, इसी वजह से कोई एंटीजन नहीं होता है इसमें। ठीक है, बाकी सभी जितने ब्लड ग्रुप हैं, जिस नाम का ब्लड ग्रुप होगा उसमें उसी नाम का एंटीजन पाया जाएगा, उस नाम की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी कभी भी। जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, देखो, इसमें रक्त समूह ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। याद रखना। देखो, नौसेना का शौर्य संग्रहालय लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया गया। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिलायंस सीजी सिटी में गोमती तट के निकट स्थापित किया गया। सीजी सिटी लखनऊ, याद रखना। हरियाली योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 2003 में। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में। मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977-78 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ये 2008 की है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो, दक्षिणी मालाबार यानी केरल के मुसलमान पट्टेदारों, कनामदार तथा खेतियारों यानी वेरुमपट्ट मदार को मोपला कहते थे, यानी केरल के जो तटों पर मुसलमान रहते थे उनको मोपला कहते थे। और यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों तथा नमूदरी तथा नायर से संबंधित थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह आरंभ होने के दो प्रमुख कारण थे। पहला यह था कि जमींदारों का अत्याचार और दूसरा था अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। ठीक है, देखो, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और इसको होने के जो कारण थे ये दो दिए हुए हैं आपके सामने। पहला है जमींदारों का अत्याचार, दूसरा है अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। वर्ष 1977 में डॉक्टर वाई के अलग की अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और प्रभावी उपभोग मांग पर एक कार्यदल टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की। इस कार्यदल ने पोषक तत्वों की आवश्यकता तथा तत्संबंधी उपभोग व्यय के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक गरीबी रेखाओं का निर्धारण किया था। गरीबी से संबंधित है ये अलग समिति जो है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1997 को। उड़ीसा में हुआ था, याद रखना, उड़ीसा के कटक में। वर्ष 1938 को इन्होंने हरिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। और जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने फिर आगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। तो नेताजी के बारे में काफ़ी कुछ है, पढ़ने को अच्छे से पढ़ लेना। अब ये देखो, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 के बारे में दिया हुआ है। इसे 14 दिसंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई है। डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से शांति
निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब ये देखो, भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों सम्मिलित होते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भुगतान संतुलन में क्या शामिल होते हैं, दृश्य व्यापार होता है, अदृश्य व्यापार होता है और ऋण, तीनों सम्मिलित रूप से इसमें शामिल होते हैं। देखो, दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात आता है और अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात आता है। और इन दोनों यानी दृश्य और अदृश्य का लेन देन भुगतान संतुलन के चालू खाते को प्रदर्शित करता है। याद रखना, ये दोनों जो हैं, दृश्य और अदृश्य, इन दोनों का लेन देन जो है, ये भुगतान जो संतुलन है, भुगतान संतुलन के जो चालू खाते हैं उसको प्रदर्शित करता है, याद रखना। जबकि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता जो है वैश्विक निवेश एवं ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक रहे थे। ये भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक, इसके बाद इरविन बने थे। देखो, इनके कार्यकाल में चोरी चोरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 में। ठीक है, और स्वराज पार्टी का गठन, चोरी चोरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन आदि हुए थे, इन्हीं के टाइम में हुई थी। स्वराज पार्टी की भी स्थापना हुई थी 1923 में और चोरी चोरा की घटना 1922 में हुई थी। देखो, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 सितंबर 2023 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डॉलर संदर्भ में आकर्षित करने वाले 5 क्षेत्र क्रमशः इस प्रकार हैं। देखो, सेवा क्षेत्र 16.29, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर 14.88%। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई नहीं। ठीक है, आगे देखो, अनपराई तापीय विद्युत परियोजना नवंबर 2023 में मंजूरी मिली इसको, अनापराई तापीय विद्युत परियोजना को। सोनभद्र जिले में 1600 मेगावाट के तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है सोनपुर जिले में 1600 मेगावाट के तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु। देखो, अनुमानित जो इसमें लागत आएगी 18,624 करोड़ रुपए। और यह परियोजना UPR, VUNL और NTPC के संयुक्त उपक्रम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी। वर्ष 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी, याद रखना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो देखो, इसका मुख्यालय जकार्ता में है और अगस्त 1967 में स्थापना के समय इसके सदस्य देश जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड थे। ठीक है, बाद में 1984 में इसमें ब्रुनेई जुड़ा, 1995 में वियतनाम, 97 में लाओस और म्यांमार जो लाओस और म्यांमार 1997 में, और 1999 में इसमें कंबोडिया जुड़ा था। देखो, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करती है, जबकि हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करती है। स्टार लगा लो कि पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करती है और लवणता को हेलोक्लाइन करती है जल निकाय में। ठीक है, दो भिन्न समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अब ये समिति देख लो, दत्त समिति ये औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, राजा मन्नार ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जबकि चक्रवर्ती समिति ये मौद्रिक प्रणाली से संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले लो। दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग से, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से, राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध से, चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली से। ये देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसे कह सकते हो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। इसे पर्यावरण के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प भी पारित हुआ था। स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है आर्थिक विकास क्षमता को जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है। दोबारा लिख लो,
जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकती है, मुख्य रूप से तब जब कार्यशील आबादी 15 से 64 वर्ष की हिस्सेदारी और गैर कार्यशील 14 वर्ष एवं उससे कम तथा 65 वर्ष एवं उससे अधिक। ठीक है, गैर कार्यशील तो 14 से कम और 65 वर्ष से अधिक, और कार्यशील है 15 से 64 के मध्य, ठीक है, की आबादी से अधिक हो। भारत में कार्यशील जनसांख्यिकीय लाभांश 15 से 59 वर्ष की आयु को माना जाता है। अब ये देखो, आर्सेनिक फ्लोराइड एवं नाइट्रेट इत्यादि प्रमुख भूमिगत जल प्रदूषक हैं। इनके अतिरिक्त लेड, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, यूरेनियम, ये भी भूमिगत जो जल है उसके प्रदूषक हैं। 2011 में जनगणना अनुसार कुल स्लम मलिन बस्ती जनसंख्या में सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है आपके सामने। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, यानी मलिन बस्ती जनसंख्या के बारे में। देखो, महाराष्ट्र में 18.1% है, सबसे अधिक है मलिन बस्ती महाराष्ट्र में। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 15.6% है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, 9.8, उत्तर प्रदेश 9.5, तमिलनाडु 8.9। स्क्रीनशॉट। ये देखो, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित जगह है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन की नींव रखी गई थी। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश पर वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को अपनाया गया। इस कार्य योजना के तहत वन्यजीव संरक्षण के लिए रणनीतियों एवं कार्य बिंदुओं को रेखांकित किया गया था। ठीक है, 14 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क यानी यूएसए के मैनहट्टन में वाक्लाव हेवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्निंग द पीस अवार्ड भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक और लेखक सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। याद रखना। देखो, सलमान रुश्दी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे द गोल्डन हाउस 2017 में लिखी इन्होंने, क्विचोटे 2019 में, विक्ट्री सिटी, ग्रिमस और मिडनाइट चिल्ड्रन। ये स्टार लगा लो, मिडनाइट चिल्ड्रन कौन के? सलमान रुश्दी के। सामाजिक वानिकी का अर्थ जान लो कि सामाजिक वानिकी का अर्थ है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। यानी पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। देखो, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना? 1976 में। इसने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है। पहला इसमें शहरी वानिकी, दूसरा है ग्रामीण वानिकी, तीसरा है फार्म वानिकी। याद रखना, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में बना था ये। इसने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। आगे देखो। हाँ, तो दोस्तों, इस तरह से ये सेकंड क्लास कंप्लीट होती है। आगे मिलेंगे फिर यूपीपीसीएस और आरओ के नोट्स की क्लासों के साथ। पढ़ते रहो, तब तक हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। काफ़ी यूजफुल होगी ये। ठीक है, बाय।